ब्लैक बॉडी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है एंड मैक्स प्लैंक थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले ब्लैक बॉडी। वैसे ब्लैक कलर का हम लोग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमसे पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यह हुआ कि उसके ऊपर जितने व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है सबको ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम लोग का जनरल परसेप्शन है कि जो व्हाइट लाइट में जो सनलाइट है जिससे हम लोग किसी पार्टिकल को देखते हैं वो व्हाइट उसका कलर है। अगर कोई पार्टिकल कोई बॉडी ब्लैक है, इसका मीनिंग हुआ कि ऑल इंसिडेंट लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपकी आई में रिफ्लेक्ट हो कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी ऐसा है जो कंप्लीट व्हाइट लाइट को, जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, पूरे के पूरे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, सबको रिटर्न कर दे रहा है, तो फिर उसका कलर कैसा दिख रहा है आपको? व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मीन्स व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ और व्हाइट लाइट ही आपके आई में आया तो उसका कलर व्हाइट है। तो हमारा जनरल परसेप्शन यह है कि अगर कोई ब्लैक है, इसका मीनिंग हुआ ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। अगर कोई बॉडी व्हाइट है, इसका मीनिंग हुआ ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी परसेप्शन से आया आपका ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वह बॉडी होता है जो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे यह हाइपोथेटिकल बॉडी है, ऐसा दुनिया में कोई बॉडी हो ही नहीं सकता है जो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व करे, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर भी अगर कोई बॉडी ऐसा है जो मैक्सिमम इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी से ट्रीट कर सकते हैं। ब्लैक बॉडीज हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी, इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट। लेकिन ब्लैक बॉडी भी ब्लैक बॉडी वह बॉडी होता है जो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल अगर पूछोगे, जैसे मान लो कि शादी पार्टी में आप गए हो और वहाँ पे उस शादी पार्टी में ऐसा कस्टम है, वहाँ फंक्शन है कि रसगुल्ला आपको साथ में दिया नहीं जाता है खाने के लिए, रसगुल्ला का बरसात हो रहा है, कहीं से स्प्रे फेंका जा रहा है और आपको घुमा घुमा करके मुंह उसको खाना है। अब मान लो रसगुल्ला फेंका जा रहा है और कोई ऐसा आदमी है जो जितना ही रसगुल्ला उसके ऊपर फेंका गया सबको मुंह घुमा कर कैच कर लिया, खा लिया, इसको क्या है? ब्लैक बॉडी है। जितने इंसिडेंट्स हुआ किसी को रिफ्लेक्ट नहीं किया, सबको ऑब्जर्व कर लिया, तो ब्लैक बॉडी है। लेकिन अगर तुम्हारे नाक से टकराए कोई रसगुल्ला चला गया, कोई कान से चला गया, कोई यहाँ से टकरा कर गिर गया, तो फिर आप ब्लैक बॉडी नहीं हो, क्योंकि ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को आप कैचअप नहीं कर पा रहे हो। तो ब्लैक बॉडी का हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि वह बॉडी जो ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले, मीन्स जो भी रेडिएशन उसके ऊपर आए सबको ऑब्जर्व कर ले। अब ब्लैक बॉडी का रेडिएशन कैसा होता है ब्लैक, और दूसरी बात ये भी कि ब्लैक बॉडी एक बेस्ट एब्जॉर्बर है। तो जो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है वो वर्स्ट रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन वो बेस्ट इमिटर होता है। मीन्स जो बॉडी जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा वो उतना ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये भी प्रीफॉस्ट नाम के साइंटिस्ट का थ्योरी है। प्रीफॉस्ट के अकॉर्डिंग जो बॉडी जितना ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा बाद में वो बॉडी उतना ज़्यादा रेडिएशन को इमिट करेगा, क्योंकि कोई बॉडी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर नहीं रख सकता है, मीन्स एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। एनर्जी हमेशा घूमते रहता है, मूव करते रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते रहता है। इसलिए अगर रेडिएशन हुआ, रेडिएशन में अगर ब्लैक बॉडी है तो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन अगर वहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाकर रख दोगे तो वहाँ पे वो रेडिएशन खुद इमिट करेगा, क्योंकि जो एनर्जी ऑब्जर्व किया है उस एनर्जी को इमिट भी करेगा। तो ब्लैक बॉडी इज बेस्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज बेस्ट इमीटर। ब्लैक बॉडी जितना अच्छा रेडिएशन का एब्जॉर्बर है उतना ही बेहतरीन वो इमीटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है उतना ही ज़्यादा रेडिएशन को इमिट भी करता है। अब इसका इमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो है, किस तरह से रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, रेडिएशन के ऑब्जर्प्शन के ड्यूरिंग टेम्परेचर में क्या रिलेशन रहता है, जब वो इमिट करता है कोई ब्लैक बॉडी कोई इसी बॉडी से, जब रेडिएशन बाहर निकलता है तो फिर उसका टेम्परेचर, उसका जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उस रेडिएशन का वेवलेंथ, उसके फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन रहता है, उसके इंटेंसिटी में क्या रिलेशन रहता है, ये सारी चीज़ों का मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया। मैक्स प्लैंक, माइंड इट, नॉट मैक्सवेल,
मैक्सवेल इज अनदर साइंटिस्ट जिसका डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। यह है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी किया। ये कोई ब्लैक बॉडी किस तरह से रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और किस तरह से रेडिएशन को इमिट करता है। मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड रहता है, इंटेंसिटी किस तरह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड रहता है, इस सब का उन्होंने स्टडी किया। और फिर उन्होंने थ्योरी दिया अपना जिसको हम बोलते हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, एग्जांपल देखो, जैसे आप मान लो आप आयरन को हीट कर रहे हो, आयरन को कोयला में डाल करके हीट करोगे तो पहले आयरन आपका डल रेड जैसा होगा, मीन धुंधला जे टाइप का रेड होगा। फिर और हीट करोगे तो पूरा रेड हो जाए, ब्राइट रेड होगा। फिर और हीट करोगे तो धीरे धीरे व्हाइट जैसा हो जाएगा। फिर और हीट करोगे तो ब्लू हो जाएगा। मीन्स आयरन अपने टेम्परेचर के साथ अपने कलर को बदलता है। इसका मीनिंग हुआ कि आयरन जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जिस रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग होता है। रेड का मीन्स अगर व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट को देखोगे तो रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, रेड की एनर्जी लिस्ट होता है। रेड से ज़्यादा एनर्जी आपका होगा येलो का, उससे ज़्यादा एनर्जी होता है ब्लू का। मीन जैसे जैसे आयरन का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उस रेडिएशन की एनर्जी बढ़ता है, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। C इज कॉन्स्टेंट, सो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका वेवलेंथ ग्रेटर होगा फ्रीक्वेंसी लेसर होगा। रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट तो रेड का फ्रीक्वेंसी लिस्ट। ब्लू का वेवलेंथ, ब्लू और वायलेट इंडिगो इस सब का वेवलेंथ लिस्ट तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। तो इस तरह से आपका आयरन को अगर आप हीट करोगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उस रेडिएशन का एनर्जी भी अलग अलग होता है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। तो इस सबका स्टडी किए मैक्स प्लैंक, और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इंटेंसिटी वेवलेंथ कैसे चेंज होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसका ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नेचर बताऊंगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किस तरह से इंटेंसिटी रेडिएशन का चेंज होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ, उसका रिप्रेजेंटेशन है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है यह, इसको आप समझो क्या बता रहा है। इस ग्राफ में इस एक्सिस पे ऑर्डिनेट पे रखा हुआ है इंटेंसिटी और एब्सिसा पे रखा हुआ है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, हालांकि ये वेवलेंथ है यहाँ पे। अब इंटेंसिटी टर्म आया। इंटेंसिटी मैं आपको बता दूं पहले, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है इट इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली। यूनिट एरिया पे पर सेकेंड में जितना एनर्जी फॉल होता है नॉर्मली, वही उस रेडिएशन का उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कहलाता है। मीन्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली। ये हुआ एनर्जी फॉलिंग, ये हुआ एरिया, टी हुआ टाइम। एरिया, टी हुआ टाइम। तो ये इंटेंसिटी होता है। अब आप इस ग्राफ पे यहाँ पे देखो, फर्स्ट ग्राफ T1 टेम्परेचर पर ड्रॉ किया गया है। इसमें आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। फिर जब वेवलेंथ आगे बढ़ता है तो इंटेंसिटी घटने लगा और फिर इंटेंसिटी आपका बहुत कम हो जाता है। मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहले जब टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
अगर आप रेडिएशन को ऑब्जर्व करोगे, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो इनिशियली इंटेंसिटी वेवलेंथ बढ़ता है, जैसे जैसे रेडिएशन का वेवलेंथ बढ़ता है वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ता है, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आने पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, मीन्स मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होता है पर सेकेंड। बट उस वेवलेंथ से आगे जाने के बाद फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगता है और बाद में बहुत कम हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, अगर आप टेम्परेचर T1 से T2 कर देते हो, ग्राफ इस तरह से हो गया, मीन्स ये T2 टेम्परेचर पे ऐड टेम्परेचर T2, इसमें भी सेम वही कहानी है। पहले इंटेंसिटी कम है, बड़ा जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है इंटेंसिटी बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हो इंटेंसिटी आपका घट रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है, और इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम है वो और लोअर टेम्परेचर पे हो जा रहा है। टेम्परेचर को और बढ़ाओगे ग्राफ और ऐसे आएगा, मीन जैसे जैसे आप अपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी और लोअर वेवलेंथ पे ही प्रोड्यूस होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, ये ग्राफ बता रहा है। अब और भी इसका फैक्ट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, रेडिएशन हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपके रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाले सोर्स का, वैसे वैसे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मीन्स वेवलेंथ घटता है। जैसे एग्जांपल मैं दिया था, आयरन को हीट करोगे तो पहले रेड होगा, फिर व्हाइट होगा, और फिर वो क्या होगा, ब्लू होगा। तो आप रेड से ब्लू की तरफ क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ता है, ये तो अभी मैं बताया भी था। तीसरा पॉइंट, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ। मीन्स जैसे जैसे आप इधर से देखो, आप इस बार राइट से लेफ्ट जाओ, जैसे जैसे राइट से लेफ्ट जा रहे हो वैसे वैसे वेवलेंथ घट रहा है, बट क्या बढ़ रहा है, इंटेंसिटी। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा वेवलेंथ आया जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद इंटेंसिटी घटना शुरू हो जाता है। यही बात यहाँ भी बोला जा रहा है, रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ को और डिक्रीज करते हो आपका इंटेंसिटी और डिक्रीज होता है। दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ को बोला गया कि एक्सप्लेन किया जाए, तो उस समय हमारे पास जो रेडिएशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग रेडिएशन क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन वेव है। उस वेव का जो कॉन्सेप्ट था, मैक्सवेल ने वेव के बारे में जो अजम्पशन दिया था, वो सब के बेसिस पे जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने गए तो यह फैक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ। अब लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कैसे नहीं हुआ, रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये मैं अभी आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी आप एग्जैक्ट वेव नहीं समझते हो। लेकिन जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे 12th में, उस समय तक आप इतना पढ़ लोगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो फिर इसके बारे में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होता है, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन किए मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दिए उस थ्योरी का नेम है ब्लैक बॉडी, मीन्स मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखो जी, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल पहले ही बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी रेडिएशन इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है
उस दरमियान कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। मीन्स जब बॉडी एनर्जी मीट करता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी मीट करते रहता है। जो बॉडी कोई रेडिएशन एब्जर्व करता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जर्व करते रहता है। ये है मैक्सवेल का आपका कॉन्सेप्ट। बट मैक्स प्लैंक का बोलना है, मतलब मैक्सवेल जो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का उन्होंने स्टडी किया था मैक्सवेल, लाइट के 5 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किए थे मैक्सवेल। उस बेसिस से मैक्सवेल का बोलना यह है कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसके पास वेव नेचर होता है। जबकि मैक्स प्लैंक ने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी किया। मीन्स जब किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन फॉल कराया गया, इंसिडेंट कराया गया, तो उस समय किस तरह से ऑब्जर्व किया। जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट किया तो उस समय किस तरह से इमिट किया, वो कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस हुआ, उसका स्टडी मैक्स प्लैंक ने किया। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी करने के बाद मैक्स प्लैंक ने बोला कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करता है तो कंटिन्यूअसली नहीं करता है। मीन्स इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, actually it is discontinuous flow of energy. During emission or absorption of radiation, a packet of energy is transmitted. Means a minimum amount of energy is transmitted, a packet of energy is transmitted. Means energy is transmitted in the form of integral multiple of that packet. Means Max Planck का कहना यह है कि जब भी कोई बॉडी रेडिएशन इमिट या ऑब्जर्व करता है तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। वह एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है। मीन्स कोई सोर्स जो है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो 1 पैकेट एनर्जी दे सकता है 1 सेकंड में, 2 पैकेट दे सकता है, 3 पैकेट दे सकता है, 4 पैकेट दे सकता है। मीन्स वो एनर्जी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। उस मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। यहाँ पे जैसे आप समझ लो, जिससे इस चीज़ को मीन्स मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी है इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी घर शादी पार्टी है, तुम्हारे घर मान लो शादी है, शादी पार्टी है, शादी पार्टी में क्या होता है, स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या तरीका है जी, स्वीट्स का पैकेट बनाया जाता है और वह पैकेट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वही रूल है। अब मान लो शादी पार्टी में तुम्हारे घर बहुत सारे लोग आया, तुम्हारा दोस्त भी आया, तुम्हारा दुश्मन भी आया, क्योंकि शादी पार्टी में तुम्हारे घर के जो भी सराउंडिंग में लोग हैं सबको बुलाया जाता है। उसमें से हो सकता है किसी से तुम्हारा दुश्मनी हो, वो दुश्मन भी हो, उसमें कोई दोस्त तुम्हारा आ सकता है। अब सब लोग आया, उस शादी पार्टी में जो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिठाई दिया जाता है, वो डब्बा के फॉर्म में, मीन्स पैकेट के फॉर्म में दिया जाता है। मान लो तुम्हारा कोई अगर दोस्त आ गया तो उस पर तुम खुश होकर उसको 1 डब्बे के बदले क्या कर सकते हो, 2 डब्बा दे सकते हो, 3 डब्बा दे सकते हो, 4 डब्बा दे सकते, जिस तरह लेवल का दोस्त हो। ऐसा कभी नहीं कर सकते कि पूरा डब्बा खोल के पूरा मिठाई उड़ेल दिया ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो। मीन्स कंटिन्यूअसली सारा मिठाई फेंक नहीं दोगे उसके ऊपर। आप वो जो पैकेट है, जिस पैकेट को आप किसी को कम से कम उस पैकेट को दिया जा सकता है, उसी पैकेट का आप इंटीग्रल मल्टीपल दे सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा दुश्मन आ गया है, उसको क्या करोगे, उसको कम से कम आपको 1 डब्बा देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप डब्बा खोल के एक लड्डू निकाल के उसको दोगे, तुम मेरा दुश्मन है तुमको यही देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रूल के अगेंस्ट हो गया। तो जिस तरह से शादी पार्टी में स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट के फॉर्म में होता है, उसी तरह से जब भी कोई बॉडी एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व करता है तो भी एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करता है। जिस तरह शादी पार्टी में कम से कम अगर किसी को स्वीट्स आप देते हो तो 1 पैकेट दोगे, उसी तरह से जब भी कोई बॉडी एनर्जी इमिट करता है तो कम से कम 1 पैकेट 1 सेकेंड 1 टाइम में 1 पैकेट 1 टाइम में इमिट करेगा। मीन्स जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एनर्जी पैकेट। कम से कम उतना एनर्जी ट्रांसफर होगा ही एक बार के रेडिएशन में, तो उसको हम लोग एनर्जी पैकेट बोलते हैं। और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन में स्वीट्स का पैकेट था। अब किसी को स्वीट्स का जो पैकेट देते हो वो इंटीग्रल मल्टीपल में दे सकते हो, किसी को 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, लेकिन कभी भी आप 1.5 1.5 डब्बा किसी को नहीं दे सकते हो, 2.5 डब्बा नहीं दे सकते हो, वो अलाउड नहीं है।
उसी तरह से यहाँ पे जब भी कोई बॉडी एनर्जी इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है तो जो उसका एनर्जी पैकेट होता है उस एनर्जी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में करता है। या तो 1 पैकेट एक सेकंड फेंकेगा, या 2 पैकेट 1 सेकंड फेंकेगा, या 3 पैकेट फेंकेगा, इस तरह से करेगा। कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल एनर्जी पैकेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 पैकेट एक बार में एनर्जी फेंके, 2.5 पैकेट एक बार में एनर्जी इमिट करे आपका सोर्स, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को इस स्विट्स डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर कराया। अब दूसरी बात, अब अलग अलग सोर्स है, मान लो कोई एक सोर्स है यहाँ पे रेड हॉट आयरन लिए हो जिसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों सोर्स का टेम्परेचर अलग अलग है, तो दोनों सोर्स जो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो दोनों सोर्स का जो एनर्जी पैकेट होगा, दोनों एक पैकेट के फॉर्म में ही रेडिएशन करेगा, बट दोनों का जो पैकेट होगा उस पैकेट के अंदर जो एनर्जी होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मान लो तुम्हारे घर में शादी है और मुकेश अंबानी के घर में शादी है, स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह पे होगा। तुम्हारे यहाँ पैकेट बनेगा, उसके यहाँ ही बनेगा, बट तुम्हारे यहाँ पैकेट में जो एनर्जी होगा, जो स्वीट्स होगा, उसका मुश्किल से दाम कितना होगा 100-200। उसके यहाँ जो पैकेट होगा उसमें जो स्वीट्स होगा उस मिठाई का दाम कम से कम कितना होगा 1 लाख। तो जो पैकेट है वो पैकेट का एनर्जी दोनों जगह डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा किसके यहाँ शादी पार्टी है। उसी तरह से अलग अलग सोर्स जब रेडिएशन इमिट करता है तो उस रेडिएशन की एनर्जी पैकेट में कितना एनर्जी है वो सोर्स पे डिपेंड करता है, उस सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी सोर्स हो जब एनर्जी इमिट या एब्जर्व करेगा तो एनर्जी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही करेगा। दिस इज मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब मैं फिर इसको समराइज कर दे रहा हूं। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग emission or absorption of radiation, emission or absorption of radiation by a source or black body is not a continuous function, is not a continuous process, it is discontinuous process. Actually source or a body emits or absorbs radiation in the form of energy packet which is called quanta of radiation, which is called quanta of radiation. A source can emit 1 packet of radiation, 2 packet of radiation, 3 packet of radiation, means a source can emit integral multiple of packets like this. अगर मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E हुआ एनर्जी ऑफ एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक E is directly proportional to nu frequency of radiation, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस प्रोपर्टी साइन को यहां से हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट देते हैं और वह कांस्टेंट h होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट h, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h न्यू जो हुआ वो आपके एनर्जी पैकेट का एनर्जी हुआ। एनर्जी पैकेट में कितना एनर्जी होगा टोटली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। डिफरेंट सोर्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो डिफरेंट सोर्स हैव डिफरेंट एनर्जी इन देयर एनर्जी पैकेट। उनकी एनर्जी पैकेट में एनर्जी अलग अलग होगा, लेकिन सोर्स कोई भी हो, जब वो एनर्जी मींस रेडिएशन इमिट करेगा या रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उसी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में करेगा, या तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, इस तरह से करेगा। कभी भी उसका फ्रैक्शनल मल्टीपल के टर्म्स में नहीं कर सकता है। मींस ए सोर्स कैन इमिट ए रेडिएशन as h nu, 2h nu,
3 HNu 4 HNu, इस तरह से मीन्स E can be n HNu where n is natural number, मीन्स कि सोर्स से 1 HNu मीन्स 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट n पैकेट इमिट हो सकता है रेडिएशन। अब इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा ऑफ रेडिएशन बोलते हैं, क्वांटा ऑफ रेडिएशन, क्वांटा ऑफ रेडिएशन। क्वांटा वर्ड केम फ्रॉम क्वांटिटी, क्वांटिटी से आया क्वांटा, मीन्स अब पूछता है कोई व्हाट इज क्वांटा ऑफ रेडिएशन, तो क्वांटा ऑफ रेडिएशन का डेफिनेशन होता है इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which can be transferred or exchanged during radiation। जब कोई बॉडी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उस समय मिनिमम एनर्जी एक बार में जो एक्सचेंज होता है या इमिट हो या एब्जॉर्ब हो, उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा ऑफ रेडिएशन। अब लाइट एनर्जी केस में, इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी, इन द केस ऑफ लाइट, लाइट को हम लोग फोटो भी बोलते हैं, लाइट को हम लोग फोटो भी बोलते हैं, फोटो। इसके वजह से लाइट एनर्जी के केस में जो मिनिमम क्वांटा ऑफ रेडिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। फोटो से क्या बन गया? फोटोन। इन द केस ऑफ लाइट मिनिमम क्वांटा ऑफ रेडिएशन, क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज फोटोन। क्वांटा ऑफ रेडिएशन को क्या बोलते हैं जी? फोटोन बोलते हैं। इस तरह से मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग ये एनर्जी आपका 1.5 HNu ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 2.5 HNu ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मीन्स कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ पैकेट एनर्जी पैकेट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, मीन्स कोई सोर्स अपना एक पैकेट एक बार में इमिट कर सकता है, 2 3 4 इस तरह से कर सकता है, फ्रैक्शनल नहीं कर सकता है। ये है आपका मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जब भी कोई सोर्स एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। मीन्स नट सेल की अगर हम बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं, तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग रेडिएशन क्या हो गया जी? पार्टिकल नेचर का हो गया। रेडिएशन हैज़ पार्टिकल नेचर, क्योंकि रेडिएशन एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में ही फर्क है। वेव नेचर हैज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हाइल पार्टिकल नेचर हैज़ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अब तक जो मैं आपको पढ़ाया उसमें यह बताया कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज discontinuous process. Both are correct separately because Maxwell had explained all properties of light on the basis of wave nature, while Max Planck had explained black body radiation on the basis of particle nature. इसका मीनिंग हुआ कि पार्टिकल नेचर भी करेक्ट है, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पार्टिकल नेचर आज शो करता है हमारा रेडिएशन, जबकि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करता है। तो दोनों साइंटिस्ट अपने अपने जगह पे सही है, तो गलत कौन है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यह मैक्स प्लैंक का थ्योरी था। अब इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2.7 एक्सरसाइज, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव whose period is, टाइम पीरियड या पीरियड एक ही हुआ, इज 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। तो इससे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, यू नो, तो 2 इंटू 10⁻⁻10, इससे फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे। ये 0.5 इंटू 10⁻10 हो गया, 5 इंटू 10⁻9 लिख सकते हो हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट वेवलेंथ, तो वी नो दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू, C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁹, इसको सॉल्व करोगे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आएगा मीटर में। नेक्स्ट इज वेव नंबर, एक वेव नंबर टर्म आ गया। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 बाई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। हालांकि नंबर ऑफ वेव्स निकालने का जो तरीका है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी वेव नंबर का मीनिंग समझ लो। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 बाई लैम्डा के इक्वल होता है। इसका डेफिनेशन और फिजिकल मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, प्रोग्रेस ऑफ वेव के ड्यूरिंग यूनिट लेंथ में जितना वेव्स होता है उसको नंबर ऑफ वेव बोलते हैं। अब इसका वैल्यू आपको पता है 1 बाई लैम्डा के इक्वल होगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर दो, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.8, What is the number of photons of light with a wavelength 4000 picometer that provide 1 joule? Means वेवलेंथ ऑफ फोटोन दिया हुआ है, फोटोन is 4000 picometer. Picometer means 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. So 4000 into 10⁻⁻12, तो 4 into 10⁻⁻15 मीटर हो गया। अब सॉरी 3 10⁻4000 है तो 3 जीरो कम हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा -9 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। इस 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितने ऐसे फोटोन को लेना होगा कि एनर्जी 1 जूल हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले 1 फोटोन की एनर्जी निकालो और फिर मान लो कि फिर 1 फोटोन की एनर्जी निकाल लो, और कितना फोटोन मिल करके 1 जूल होगा ये आपको निकालना था। मान लो n फोटोन 1 जूल हो जाएगा, तो n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू 1 जूल कर दो, फिर n का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा से, वेवलेंथ दिया हुआ है h 6.63 10⁻⁻34, C 3 into 10⁸, लैम्डा 4 into 10⁻⁻9 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एनर्जी निकल गया, जूल में आ गया। अब हम लोग मान लेंगे कि n फोटोन का एनर्जी 1 जूल है। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक फोटोन की एनर्जी इतना है और आपसे पूछ रहा है कि 1 जूल एनर्जी कितना फोटोन का होगा। तो उसके लिए क्या करो, 1 जूल में 1 फोटोन एनर्जी डिवाइड कर दो, या मान लो लेट n photons, let energy of n photons will be equal to 1 joule,
1 जूल। तो हो गया n इंटू ई इज इक्वल टू 1 जूल हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल बाई ई का जो वैल्यू है। तो आप ऊपर इसको लिखो, 1 में इससे डिवाइड करोगे उलट जाएगा, उलट के ऊपर चला जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर देना। जो आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आगे फिर हम लोग और आगे देखेंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले ही मैं आपको बताया हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे थ्योरी को पढ़ना है जो 12th क्लास के फेज में पढ़ना है। इसका एक्चुअल में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे उसी तरह का कूलॉम्स लॉ। हालांकि कूलॉम्स लॉ आप 10th क्लास में पढ़े हो, बट इस कूलॉम्स लॉ को 12th क्लास का केमिस्ट्री यहीं से शुरू होता है। इस कूलॉम्स लॉ का मैं यूज़ करूँगा इस केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कूलॉम्स लॉ को आपको बता दूँ, क्योंकि इसको डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है कि जब भी 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब आता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट होता है। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है वो उनके बीच के उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कूलॉम्स लॉ का पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो, ये चार्ज Q1 है, यह चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस आर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मीन्स फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ में कूलॉम्स ने भी बोला कि दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकेंड एक कांस्टेंट है यहाँ, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, और कांस्टेंट K होगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स के अकॉर्डिंग 2 चार्ज पार्टिकल जब भी एक दूसरे के करीब आता है उसके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है। वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगला पॉइंट है कि फोर्स का नेचर क्या होगा। तो कूलॉम्स के अकॉर्डिंग अगर दोनों चार्ज सिमिलर नेचर का होगा, इफ बोथ चार्जेज आर पॉजिटिव देन फोर्स विल बी रिपल्सिव, इफ बोथ चार्जेज आर नेगेटिव देन फोर्स इज ऑल्सो रिपल्सिव। मीन्स सिमिलर नेचर के अगर चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और सिमिलर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों ही केस में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। बट
दोनों चार्ज का जो नेचर है वो सिमिलर नहीं है, अपोजिट है। इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मीन्स अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर and similar charges repels each other. This is Coulomb's law. This law is also called electrostatic law. इसको हम लोग और भी बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ को बता दूं। कूलम्ब्स ने बोला कि टू चार्ज पार्टिकल जब भी एक दूसरे के करीब आता है उनके बीच में रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ऐसा कैसे? कूलम्ब्स को कैसे पता चला? मीन्स इसका क्या प्रूफ है? इसका कोई प्रूफ नहीं है। मीन्स दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को सिमिलर चार्ज क्यों रिपेल करता है? देयर वॉज नो आंसर, देयर इज नो आंसर, उसका कोई आंसर नहीं है। बिकॉज फिजिक्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। कूलम्ब्स लॉ से ही इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स स्टार्ट हुआ है और किसी को पता नहीं है कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करता है। लेकिन हाँ, आपको यहीं से फिजिक्स पढ़ना है कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अगर नेचर अपोजिट होगा तो, रिपेल करेगा अगर नेचर सेम होगा तो, और इसके आगे पढ़ना है। ठीक उस तरह से जिस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? दो मास जब भी एक दूसरे के करीब आएगा उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है? उसका कोई आंसर न्यूटन के पास नहीं था, आज भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी को पता ही नहीं कि एक्चुअल में मास होता क्या है। तभी तो कई सारा लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है यह पता करने का लिए कि दुनिया में किसी पार्टिकल के मास को बनाने वाला कौन है। और मास को बनाने वाले के बारे में साइंटिस्टों ने नाम पता है क्या दिया है? गॉड पार्टिकल। उस गॉड पार्टिकल का सर लेबोरेटरी में रिसर्च खोज हो रहा है, आज तक नहीं मिला है गॉड पार्टिकल कौन है। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन एक कूलम्ब्स लॉ था, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। अब इस के वैल्यू के बारे में आपको बता दूं। सीजीएस सिस्टम में इस के का वैल्यू 1 होता है, आप ले सकते हो, और ऐसे सिस्टम में 9 × 10⁹ होता है और इसको आप यूज़ कर सकते हो। इस के को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। हालांकि इसकी इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही काफ़ी, यही आप यूज़ करोगे। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r है, ईयर के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर, एप्सिलॉन r = 1। ये 12th में सब कुछ आप पढ़ोगे। तो ईयर के केस में हो जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बट आपके लिए बेटर फॉर्मूला यही है। अब एक कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला तो आपका हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो, क्योंकि उसका ही मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने से पहले एनर्जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एनर्जी क्या होता है। मुझे आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, मीन्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है। बट उसको बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का डेफिनेशन है, इट इज डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क। काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये डूइंग कैपेसिटी कैसे आ सकता है? आपको काम करने का क्षमता कैसे आ सकता है? तो काम करने की क्षमता आने के लिए जरूरी है कि आपके ऊपर कोई फोर्स लगे जो आपको एक्सलेट करे। अब इस एनर्जी का दो पार्ट है, एक को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये वेरी फर्स्ट से आप पढ़ रहे हो, 9th क्लास में ही आपको बताया गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ आप सब पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो किसी पार्टिकल के वेलोसिटी की वजह से आता है। अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास डूइंग कैपेसिटी है। आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगर इस मोबाइल को मैं थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ, मोबाइल को जैसे फेंकूंगा इसके पास वेलोसिटी आ गया, अब इसके पास एनर्जी आ गया है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स इसके पास डूइंग कैपेसिटी आ गया है। अगर आप चाहते हो इसको चेक करें तो आप मोबाइल के रास्ते में खड़ा हो जाओ, मोबाइल के रास्ते में खड़ा हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मोबाइल कितना वर्क किया, आपको एहसास हो जाएगा। तो ये वर्क करने कैपेसिटी मोबाइल के पास कहाँ से आया? तो वेलोसिटी की वजह से। तो दुनिया के किसी भी पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है तो उसके पास एनर्जी है।
तो जो एनर्जी वेलोसिटी की वजह से आता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय ए पार्टिकल और सिस्टम ड्यू टू देयर पोजीशन। कोई पार्टिकल और सिस्टम पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोसेस करता है वह उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अभी ये बहुत मुश्किल है। हाउ वी अंडरस्टैंड एट विच पोजीशन एनर्जी विल पॉसिबल, एट विच पोजीशन एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। कैसे समझेंगे हम कि किस पोजीशन पे एनर्जी होगा, किस पोजीशन में एनर्जी नहीं होगा? क्योंकि हमारा डेफिनेशन बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी पार्टिकल के पोजीशन की वजह से होता है। अभी बच्चों को नहीं समझ में आता है, कैसे समझेगा? अब उसमें बोलता है कि इतना अर्थ सरफेस से इतना हाइट पे अगर पार्टिकल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी बुक में नॉर्मल लिखा नहीं रहता है, बट पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। जिस पोजीशन पे किसी पार्टिकल पे फोर्स लगता है उस पोजीशन पे उस पार्टिकल पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। जिस पोजीशन पे पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगता है उस पोजीशन पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। अभी तक हम लोग जो फोर्स पढ़े हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं। आप पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को ही आप पढ़ते आए हो, जो मास की वजह से डेवलप होता है ग्रेविटेशनल फोर्स आपका। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स मैं आपको पढ़ा दिया, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि आप समझ में आपको बताया भी हूँ कि जो के कांस्टेंट होता है कूलम्बिक फोर्स का वो 9 × 10⁹ होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स आप सब जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स F = G m1 m2/r² होता है। इसका जो G होता है वो 10⁻⁻11 के रेंज में रहता है। तो आप समझ सकते हो कूलम्बिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है, काफ़ी डोमिनेंट होता है। और केमिस्ट्री में हम लोग हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत कम है। क्योंकि आप केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होता है, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी स्मॉल होता है। बट एटम मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स रहता है, प्रोटॉन्स रहता है, इसकी वजह से उनके पास चार्जेज होता है और उस चार्ज की वजह से उनके पास अच्छा खासा कूलम्बिक फोर्स लगते रहता है। सो केमिस्ट्री में जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी। केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वह पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से डेवलप होता है। तो अब तक मैं आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। जिस पोजीशन पे पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उस पोजीशन पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। जिस पोजीशन पे फोर्स नहीं लगेगा उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल और कूलम्बिक फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है और केमिस्ट्री में डायरेक्ट भी पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे तो सामने वालों को समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही है, बिकॉज इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी डोमिनेंट with respect to ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो किस तरह से होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कैसे निकलेगा। मीन्स दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगता है पक्का उन पे फोर्स लगता है। अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्सिव लगेगा, अगर डिसिमिलर चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, दोनों के से फोर्स लगेगा। और अभी मैं बताया हूँ किसी पोजीशन पे कोई पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो उस पोजीशन पे उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी श्योर होगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे से
r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो जी, टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, U से भी, इसका वैल्यू होता है K Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, आप पढ़ोगे फिजिक्स में 12th क्लास के। आप डायरेक्ट याद रखो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है K Q1 Q2 बाई R। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को राइट करते वक्त Q1 Q2 के साइन को सेम रखते हैं। अब केस फर्स्ट, इफ बोथ चार्जेस are positive or negative, then force will be repulsive and potential energy will be positive. Potential energy will be positive. पॉजिटिव मीन्स जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। जब दोनों चार्ज निगेटिव है तो दोनों का साइन लिखोगे, निगेटिव क्या हो, जब पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका चार्ज अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम है तो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा लगेगा जी, रिपल्सिव। उस समय पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा जी, पॉजिटिव। इसका मीनिंग हुआ किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि उस सिस्टम के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। एक और बात, पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज का नहीं हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है। जब किसी चार्ज को कहीं पे ले जाओगे, उसके ऊपर दूसरा चार्ज जब फोर्स लगाएगा तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। कोई चार्ज खुद से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। इसलिए अगर यहाँ पे ओनली चार्ज Q1 रख दूं और कोई पूछे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1, यू कांट आंसर, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ओनली पॉसिबल व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट इन सिस्टम, मीन्स मोर देन वन चार्ज होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ पॉजिटिव हुआ यहाँ पे। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चार्जेज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। केस सेकंड, केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड, if charges have opposite nature, then force will be attractive and potential energy will be negative, and potential energy will be negative, देखो कैसे नेगेटिव होगा जी,
मान लो एक चार्ज, एक Q1 है पॉजिटिव है और इसके बीच का Q2 तुम्हारा माइनस निगेटिव है, बीच का डिस्टेंस R है। अभी मैं बताया हूँ पोटेंशियल लिखने का क्या तरीका है, चार्जेज को उसके साइन के साथ लिखो। Q1 Q2 की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस Q2 बाई R, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस K Q1 Q2 बाई R। तो आप देख रहे हो कि जब चार्जेज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, चार्जेज के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, मैं पूरे केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी पढ़ाते रहूंगा। किसी सिस्टम के पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। देखते हो ना, बम के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा हिट कर दे तो फट जाता है, इसीलिए वो जल्दी फट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जिस सिस्टम के पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, और किसी सिस्टम की जो एनर्जी होता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है, इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय ए सिस्टम। सिस्टम जो एनर्जी पोसेस कर रखता है वही उसका एनर्जी होता है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैं ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कैसे, यहाँ पे देखो, अगर दो चार्ज के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों चार्ज को एक साथ रहने का चांस क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो क्लासरूम बच्चे बैठे हुए हैं, इन सबके बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मीन सब एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे, तो एक साथ बैठकर पढ़ने का चांस क्या होगा, कम होगा। तो क्लास का स्टेबिलिटी कम हो गया। तो रिपल्सिव फोर्स अगर बढ़ेगा सिस्टम के अंदर तो सिस्टम का स्टेबिलिटी कम होगा। अब अगर स्टूडेंट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक साथ बैठकर पढ़ने का चांस ज़्यादा है, क्लासरूम का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब चार्जेज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, निगेटिव होगा। और जब चार्जेज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। मीन्स स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि सिस्टम के पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उस सिस्टम का स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, जिसके पास एनर्जी जितना कम रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पेट्रोल रखा हुआ है, यहाँ पे कोयला रखा हुआ है, यहाँ पे कच्चा लकड़ी रखा हुआ है, आग लगेगा तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, पेट्रोल, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, उसका स्टेबिलिटी कम है। सबसे लास्ट में कौन खत्म होगा, लकड़ी, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से इस टॉपिक को मैं बताया, इसका आगे मैं इस्तेमाल करूँगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के बाद शुरू होगा बोर एटॉमिक मॉडल फॉर्मली।